हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हमने कर लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना होता है। पहला है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा गॉसेस थ्योरम है और तीसरा कंडक्टर्स। ठीक, और काफी टेक्निकल है तो इसलिए थोड़ा ध्यान देकर के वीडियो आप देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। थोड़ा सा मैं पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। आप जानते हो कि अगर आपके पास मान लो पॉजिटिव एक कोई चार्ज है प्लस Q, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कुछ ऐसा रेडियली आउटवर्ड निकलता है। तो आपका आइडिया है। मान लो कोई निगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक, डाइपोल के लिए आप जानते हो कि मान लो अगर एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, प्लस Q से चार्ज निकलेगा कुछ इस तरीके से, प्लस Q से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये नेगेटिव पे ये सारे आते हुए नजर आएंगे। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आप जानते ही हो कि अगर मान लो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे रिलेटेड हम ढेर सारी बातें कर चुके हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग ए सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग a surface। ओके, कोई भी एक सरफेस है उसको जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल E डॉट dA। जहां बच्चों E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA बेटा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है और बीच में ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, ओके। अब अगर आप ध्यान देके देखेंगे तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब इसमें दो बातें देखो आप कि अगर मान लो E की वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपका कांस्टेंट है तो ऐसे केस में आप जानते हो कि इंटीग्रेशन से बाहर आप निकाल सकते हो इसको, क्योंकि कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ये बाहर निकल गया, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट dA। ओके, ये बन गया E डॉट A, या इसी को आप लिखोगे EA cos थीटा। ये कब एप्लीकेबल है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और अगर मान लो इफ E इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि E वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो आप, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ये सारे निकलेगा, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है। तो ऐसे केस में फाई E होगा, वो होगा बच्चों इंटीग्रल E डॉट dA। मतलब आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, E निकालो, D निकालो, dA निकालो और फिर इसको इंटीग्रेट करके फाइनली आप एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ही केस में। बच्चों यहाँ एक टर्म लिखा मैंने और वो टर्म है आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो पहले समझना पड़ेगा कि एरिया है ना, अभी तक तो आप एरिया शायद जानते होंगे, प्रेशर में आपने पढ़ा एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट। तो एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैं बोलता हूँ एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एरिया है और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों A दे रखा है। ठीक, A दे रखा है तो एरिया वेक्टर जो होगा दैट वुड बी मॉड ऑफ n कैप। अब n कैप यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब एरिया जो आप प्रॉब्लम्स में लेते हैं, ठीक, वो एरिया दो तरह का होता है, एक ओपन सरफेस और दूसरा क्लोज सरफेस। अगर मैं ओपन सरफेस का बात करता हूँ, ओपन सरफेस जैसे मान लो कुछ ऐसा है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर। ठीक, तो एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर होगा,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एरिया। ठीक, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है एरिया वेक्टर का इस पर्टिकुलर केस में ए है, तो बच्चों आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो ए होगा एरिया वेक्टर दैट वुड बी ए इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है इधर की तरफ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ओपन सरफेस में हमेशा ध्यान रखना, ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस दो आएगा, दो सरफेसेस का हम डील करेंगे। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द एरिया। ठीक, अगर आपको दिक्कत है प्लेन, ये सर्कल बच्चों एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, इसका रेडियस बच्चों है आर, तो इसका आपको एरिया वेक्टर लिखना है। एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एक चीज आप समझ रहे हो कि जो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया हुआ दैट इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसका जो नॉर्मल होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, सर्कल टू डायमेंशनल थिंग होता है, तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? आइदर इधर होगा या अंदर होगा, यानी या तो पॉजिटिव जेड में होगा या माइनस जेड में होगा। तो एन कैप या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, या तो डॉट होगा एन कैप, या दूसरा क्या हो सकता है? क्रॉस हो सकता है एन कैप। तो आप एरिया वेक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर विच इज व्हाट? सर मैग्नीट्यूड, और एरिया वेक्टर जो होगा वो सर एन कैप है। एन कैप की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चों? या आप लिख सकते हैं या तो प्लस के कैप, या सर दूसरा माइनस के कैप भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। ठीक, यहाँ देखो मान लो कुछ ऐसा है, रेक्टेंगल दे रखा है आपको, ये लेंथ है और ये मान लो भी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बच्चों यहाँ जो एरिया वेक्टर लिखेंगे हम, एरिया वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? सर एरिया वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया सर सिंपली एल इंटू बी हो जाएगा। और डायरेक्शन अगेन यहाँ एन कैप जो होगा वो क्या होगा? या तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। तो इसका मतलब आप एरिया वेक्टर लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप, तो दिस इज व्हाट? एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू आइदर के कैप या सर एल इंटू बी इंटू माइनस के कैप। ठीक, ये तो था ओपन सरफेस के लिए। अगर हम क्लोज सरफेस से बात करते हैं, क्लोज सरफेस का मतलब ये हुआ, पहले हम एरिया समझ रहे हैं, एरिया समझने के बाद फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ ऐसा है ना, क्यूबिकल अरेंजमेंट है, मान लो साइड्स ए है, तो आपको इसका एरिया वेक्टर बताना है। बच्चों ध्यान से देखो, इसमें 6 साइड्स हैं, 6 फेसेस हैं। पहला फेस मान लो इधर है, तो इसका जो होगा एरिया वेक्टर डॉट ये हमारी तरफ होगा, इस वाले फेस के लिए डॉट, अंदर वाले के लिए होगा बच्चों क्रॉस, इस वाले के लिए एरिया वेक्टर इधर एन कैप, इस वाले के लिए एन कैप, इसके लिए सर एन कैप इधर, इसके लिए सर एन कैप, यानी 6 फेस का अलग अलग एरिया होगा। तो फिर सर इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस इज आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर नॉट एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, direction of area vector for a closed surface is outward normal। ध्यान रखना, मैंने लिखा आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, एक और आपको बताता हूं, इससे फील आ जाएगा। मान लो आपके पास स्फीयर है, ठीक, स्फीयर है और आपको इसका बताना है ये क्या है? स्फीयर। आपको एरिया वेक्टर बताना है, इसके लिए आप छोटा छोटा एरिया ले लो और उस पर परपेंडिकुलर डालो। जैसे एन कैप, ये छोटा सा एरिया लिया सर, ये एन कैप को, यहाँ मान लो आपने ऐसे लिया तो एन कैप इधर हुआ, ये एरिया तो एन कैप ऐसे। तो यहाँ क्या आ रहा है सर? ये आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक,
तो मैं यहाँ सम अप करके लिख देता हूँ कि एरिया वेक्टर जो होगा, या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हम बोल देते हैं, अच्छा लगेगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, पहला फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरा फॉर क्लोज सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ये डायरेक्शन। तो क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, ओपन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग एन एरिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला भी बताया आपको, फाई ई जो होगा दैट इज व्हाट इंटीग्रल ई डॉट डीएल। और इसमें हमने ओपन और क्लोज सरफेस दोनों के लिए बात कर ली, सॉरी इसके लिए बात कर लिया था कि अगर मान लो ई कांस्टेंट है तो फिर ऐसे केस में फाई ई सीधा हो जाता है ई ए कॉस थीटा। और अगर ई कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ई कांस्टेंट नहीं होने का मतलब ई वेरिएबल है, ऐसे केस में जो फाई होगा दैट वुड बी सिंपली सर इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ये चीज। ठीक, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको बेटर फील लगेगा। मान लो बच्चों कि ऐसा कुछ आपके पास सरफेस है, ये स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल इससे ऐसे पास कर रहा है, मतलब सरफेस, ये बोर्ड है सपोज करो, ये बोर्ड पे ऐसे टच ऐसे पास कर रहा है ना, लिपटता हो, अंदर से नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये साइड ए हो गया। आपसे पूछ रहा है फ्लक्स जो होगा बताओ स्क्वायर के थ्रू क्या होगा। बहुत आसान, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। इसका बहुत ही आसान आंसर है इसका। पहला नंबर बात आप देखो कि जो ये मैंने बताया स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट तो कर ही नहीं रहा। एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसके लिए किधर इधर की तरफ हो गया। ठीक, अब फाई वुड बी व्हाट, सो फाई इक्वल्स टू ई इनटू, चूंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई ए कॉस थीटा होगा या नहीं होगा। अब बच्चों देखो E इंटू ए इंटू बीच का एंगल कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 90 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया 0, फ्लक्स हो गया 0। सो सिंपल। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। अगर मान लो ये कुछ ऐसा है आपके पास और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस प्लेन से 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है और मान लो ये स्क्वायर ही है या रेक्टेंगल है, मान लो एल और ये साइड भी ले लिया। आपसे पूछ रहा है फ्लक्स क्या होगा, फाई की वैल्यू क्या होगी। एरिया तो पता लग रहा है, सर इंटू बी हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। ये एंगल 37 था, तो जब हम, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है यहाँ भी, तो आप सीधा फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखते हैं फाई दैट इज व्हाट सर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा में थीटा कौन सा एंगल है सर, थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये एंगल हो गया कितने डिग्री, 53 डिग्री। ठीक, तो ये बना कितना ई इंटू
ए की वैल्यू कितनी हो गई, एल इंटू पी इंटू कॉस कितना 53 डिग्री। इसका मतलब ई इंटू एल इंटू बी कॉस 53 कितना हो गया 3/5। दिस इज व्हाट 5e। ये आंसर आप समझ रहे हो। मान लो ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एल है और ये बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। एक फ्लक्स बताना है आपको क्या होगा इससे, सर बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। अब देखो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर ही होगा एन कैप, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, E A इंटू कॉस 0 डिग्री। सो सिंपली सर E इंटू ए, और ए की वैल्यू बच्चों आपको पता है एल इंटू बी। ये क्यू है इस तरीके से बच्चों, क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये बराबर होगा। ओके, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक, फ्लक्स बताना है क्यूब, एंटायर क्यूब के थ्रू क्या होगा। आप पहले स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हो ना। सबसे पहले हमने फ्लक्स एरिया वेक्टर देखा, एरिया के बाद फ्लक्स देखा, फिर हम आएंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको लॉसेस थ्योरम बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम डील कर रहे हैं। अब आप ध्यान दो कि क्या यहाँ पे एक एरिया तो हमको ये काम का नजर आ रहा है, एक एरिया ये नजर आ रहा है। इस वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बट एरिया वेक्टर क्या इधर की तरफ, ठीक। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल। इस वाले केस में देखो क्या एल कैप भी इधर ही होगा, यानी 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। बाद बाकी हर केस में देखो जैसे ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर है, एरिया वेक्टर क्या एल कैप इधर है, एंगल क्या 90 डिग्री, तो फ्लक्स इसके लिए 0 होगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एन कैप इधर है 90 डिग्री 0। यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे 0। अंदर में भी देखो, अंदर वाले साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर अंदर, तो फ्लक्स 0 होगा। तो हमारे पास काम के लिए तो पता लग रहा है कि फ्लक्स तो सर ऐसे फाई, अगर आप टोटल लिख रहे हो फाई टी, तो फाई 1 प्लस फाई 2 6 होंगे ना। ओके, इस 6 में कितने 0 हो गए, 1 2 को छोड़ के ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक। तो इसका मतलब फ्लक्स जो टोटल बचा सर वो फाई 1 प्लस फाई 2 है, और फाई 1 ये वाला सरफेस है 1, और ये फाई 2 ये वाला सरफेस हो गया 2। मान लो ये 3 था और ये वाला क्या था सर 4 था, 5 ये वाला था और 6 वाला अंदर वाला, ठीक। ओके, तो फ्लक्स जो टोटल होगा वो क्या हो गया, ये वाले केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, ई ए कॉस 180 डिग्री, तो सर ये माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक। दो फ्लक्स है, ये वाला E और ये दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री है, उसके केस में क्या है 0 डिग्री है, तो E A cos 0 डिग्री, ये माइनस E है प्लस E है, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 0, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए हम दो क्वेश्चंस करते हैं, दो अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इससे मेरे ख्याल से फ्लक्स आपका पक्का हो जाएगा। बच्चों ये आपके पास ओरिजिन है, यहां से इस वाले फेस का लेंथ मान लो आप ए है, ठीक। और ये क्यूब जो है इसका भी साइड क्या है ए है, ये क्यूब है बच्चों,
ओके, यहाँ गिवन है कि इस पूरे पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों की, उसकी बच्चों वैल्यू दे रखी है E इक्वल्स टू मान लो -E0 इंटू एक्स सपोज करो, या +E0 इंटू एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको फ्लक्स क्यूब के थ्रू बताना है, क्यूब के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। बच्चों अब इस प्रॉब्लम पे आओ, आपको पता है कि बाकी सारे इनसिग्निफिकेंट है, ये वाला और ये वाला फेस से ही काम कर रहा है हमारे, यानी कि फेस नंबर 1 ये वाला और ये फेस नंबर 2, बाकी की वजह से तो फ्लक्स 0 होगा। यहाँ आप देखो, तो अगर यहाँ बात करूं मैं तो एरिया वेक्टर n कैप इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यानी कि 180 डिग्री है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और n कैप की इधर ही है, इस वाले के लिए। तो इसका मतलब इसके लिए पॉजिटिव फ्लक्स होगा, इसके लिए नेगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक, तो बच्चों फाई का बात करें तो सिंपली ये φ1 + φ2 होगा। क्लियर? φ1 कितना है बच्चों? φ1 होगा E into A into cos 180 डिग्री प्लस E into A into cos 0 डिग्री। बच्चों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, एरिया वेक्टर तो दोनों के लिए सेम है बट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। अगर हम बात करते हैं E1 का, आप देखो थोड़ा E1 का बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फेस के लिए कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से लिया गया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा कितना, E0 इंटू एक्स। एक्स कितना है बच्चों इस फेस के लिए है A, और E2 बच्चों कितना होगा, E0 इंटू 2A हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ 2A इसके लिए, इस फेस के लिए। तो इसका मतलब, और एरिया वेक्टर क्या है सर, एरिया वेक्टर तो सेम ही है, A² है। तो आप ध्यान देकर देखो, E1 cos 80 डिग्री मतलब -E1 है, प्लस सर E2 इंटू वॉट A। बच्चों एक काम करते हैं हम, आप ध्यान दो, E1 की वैल्यू कितनी है, -E0 इंटू A इंटू एरिया वेक्टर कितना A² प्लस E0 इंटू 2A इंटू A²। बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना है, E0 इंटू A³ प्लस 2E0 इंटू A³। सॉल्व करोगे तो आएगा E0 इंटू A³। सपोज करो एक आपके पास डिस्क है जिसका रेडियस है R, यहां से L डिस्टेंस पे एक +Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब इस +Q की वजह से फ्लक्स बताना है थ्रू द डिस्क। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स at the disk due to +Q चार्ज। इस +Q चार्ज की वजह से आपको निकालना है। देखो अभी जो मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से प्रॉब्लम बताऊंगा, है ना। जब आप आगे गॉसेस थ्योरम सीख लेंगे तो पता लगेगा कि ये सारा, और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जब सीख लेंगे तो आपको यही क्वेश्चन एक लाइन में होगा, लेकिन यहाँ ये पूरा बोर्ड पे होगा। ठीक, तो पहले ऑब्वियस ही बात है, भारी मेथड को समझते हैं हम, तभी आपको पता लगेगा कि शॉर्ट ट्रिक का क्या फायदा होता है ना। ठीक, तो एक काम करते हैं बच्चों कि सबसे पहला नंबर काम मैं आपको, ये जो डिस्क है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ये जो डिस्क है इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये L है बच्चों, ये R डिस्टेंस पे है ना, dr चौड़ाई का मैंने ये डिस्क लिया। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या ये +Q चार्ज यहाँ है, इस +Q की वजह से क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों,
एरिया वेक्टर डिस्क का इधर की तरफ हुआ डी है, ये एंगल थीटा में। तो इसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो आप देखोगे ये आर बच्चों, ये एल, ये प्लस क्यू है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर डी इधर है, एंगल थीटा है, ये लेंथ एल हो गया। तो ऑब्वियस बात है ये कितना होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया का बात करोगे तो डी ए कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, तो जो फ्लक्स होगा यहाँ डी फाई की अगर बात करोगे तो वो क्या होगा, ई डॉट डी ए होगा। ठीक, और फाई निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ई की वैल्यू बोलो बच्चों कितना होगा, ई हुआ के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, और इसको हम क्या लिखेंगे, डी ए को लिखेंगे हम सर 2 पाई आर डी आर इंटू व्हाट कॉस थीटा, क्योंकि डी ए को क्या लिखोगे तुम सर, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा ना। कॉस थीटा बच्चों कितना है यहाँ, अगर मैं इसको थीटा ले लूं, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा का मतलब कॉस थीटा हो गया कितना, इंटू इंटू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो आप डी फाई लिखोगे तो यहाँ आपको लिख देता हूँ साफ साफ, डी फाई इक्वल टू हो गया के क्यू 2 पाई आर डी आर इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना 3/2। ठीक, क्यू निकालना है तो आपको सर डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस, डी क्यू नहीं सॉरी डी फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो रहा है, जो काम के नहीं है टर्म्स बाहर निकालो, क्यू बाहर निकला, क्यू बाहर निकला, 2 भी बाहर निकला, पाई भी बाहर निकला, एल भी बाहर निकला। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर के आर तक। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, अब देखो 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट होगा, है ना, यानी कि एलिमेंट बिल्कुल छोटा छोटा से लेकर के पूरा कवर अप करेगा तो पूरा फ्लक्स निकल जाएगा। अब बेटा आपको रिपीटेडली बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन करोगे तो मान लिया कि लेट टी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2t dt इक्वल्स टू 2r dr, 2 कैंसिल आउट यानी t dt इक्वल्स टू r dr। ये मान लो a हो गया। ठीक, दूसरा काम करते हैं बच्चों कि अगर मान लो r की वैल्यू 0 हो गई, अगर r 0 हो गया तो t इक्वल्स टू सीधा l हो गया, और अगर r की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, कैपिटल r। तो अगर कैपिटल R हो गया तो t इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक, तो ये लिमिट्स आ गए हमारे पास, कहां से कहां तक, एल से लेकर के यहां। ओके, अब इस वाले इक्वेशन में डाल दो फ्रॉम 1 से फाई इक्वल्स टू 2kq पाई एल, आर डी आर बच्चों क्या बन जाएगा, टी डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, टी क्यू। टी क्यू क्यों, क्योंकि देखो ना ये मैंने माना टी स्क्वायर है, तो पावर कितना 3/2, 2 कैंसिल आउट, तो ये 2kq के पाई इंटू एल इंटीग्रल टी डी टी अपॉन टी क्यू, ये इकट्ठे हो गया। और लिमिट आपको पता ही है, एक बार इकट्ठा डाल दूंगा लिमिट, कहां से कहां तक, एल से लेकर के अंडर रूट कहां तक, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने टी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है ना, टी इक्वल्स टू एल से लेके टी इक्वल्स टू इतने तक। तो ये के इंटू क्यू इंटू पाई इंटू एल, और ये कट के कितना आ गया, टी का पावर -2 इंटू डी टी,
ठीक, बार बार नहीं डालेंगे लिमिट, जगह नहीं है, ठीक, लास्ट में डाल देंगे के क्यू पाई एल। इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/t आएगा। अब डाल देते हैं t इक्वल्स टू कहाँ, l से लेकर t इक्वल्स टू √l² प्लस r²। तो के क्यू पाई एल, अच्छा 2 छूट गया हमारा, 2 भी लिख लो आप, 2 डालेंगे तो क्या 1/l माइनस 1/√l² प्लस r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों ये जो आपको मिल रहा है, आप देखो एक बोर्ड पूरा आपका कवर अप हो गया इस प्रॉब्लम को करने के लिए, है ना, काफी लंबा चौड़ा मेथड हो गया। लेकिन अगर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आगे हम देखेंगे, तो फिर यही प्रॉब्लम जो है मैं केवल इतने दूर में कर दूंगा, या आप कर लो, है ना। तो ये लंबा मेथड है, अभी आप सीखने के लिए यूज कर रहे हो अगर गलती से, बट इतना लंबा चौड़ा मेथड आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है ना। तो ये था आपका थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड।